हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की एमसीक्यूज और उसके बेसिक क्वेश्चन, जिसकी वजह से आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होने वाली है। और हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के, ताकि आपकी एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से और आराम से और बिना किसी टेंशन से जा सके। हमने सभी क्वेश्चन, सभी कंसेप्ट कवर अप करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके ये जो क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करके हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं, वो आपके डेफिनेटली काम आएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। When completion of a stage of the contract is more than half, मतलब 50% से ज़्यादा अगर कंपेयर होता है, कंप्लीट होता है, the profit to be credited to the profit and loss account will be equal to, you know very well, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो 2/3 इसका कंसेप्ट होता है कि 2/3 प्रॉफिट जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और रेस्ट अमाउंट WIP में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? अनडाउटेबली 2/3। वेन कंप्लीशन स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लेस देन 1/4, मतलब 25% से कम होती है। तो 25% से कम होती है तो हम उसको कहाँ रखते हैं? रिजर्व रखते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही, यानी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही कहीं ना कहीं अंदर सेंटिमेंट्स आने चाहिए कि ये कहा जा सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो उसके आंसर क्या होने चाहिए, पहले ही आपको प्रिडिक्ट होना चाहिए। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू, वो कहा जाता है फिर WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। इफ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन, अगर लेस देन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देन नो प्रॉफिट इज टू बी शुड बी टेकन टू द प्रॉफिट अकाउंट, यानी WIP में जाता है, वो P&L में नहीं जाता। तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता है? 20% होता है तो WIP में तो चले ही जाएगा, P&L में नहीं जाएगा। बट 25% ये मेन आंसर हो गया, क्योंकि 25% और यहाँ लेस देन बोला है। लेस देन 25% में 20 भी कवर अप होता है, इसलिए बेस्ट आंसर कौन सा रहेगा? 25। आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन के ऑप्शन जो है काफ़ी सिमिलर होते हैं, घुमाने के लिए, घूमना नहीं है बस। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज नॉट यूज इन वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, नीचे दी गई इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता। शिपिंग या शिप बिल्डिंग के लिए यूज होता है, सही है। सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होता है। ऑटोमोबाइल्स के प्रॉब्लम आपने नहीं पढ़े होंगे, मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल के लिए कुछ आपने पढ़े हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज के कॉन्ट्रैक्ट उसी के लिए होता है जनरली, तो इसका मतलब ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जनरली यूज नहीं होती है। द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द सर्टिफाइड वर्क जो होता है, वर्क सर्टिफाइड जिसको बोलते हैं, या फिर अनसर्टिफाइड वर्क अपीयरिंग इन दी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, वर्क कंप्लीटेड बोलते हैं, या वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। यू नो वेरी वेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। एग्जाम्पल ही मैंने आपको यहाँ लिखा है कि WIP अकाउंट हम मेंटेन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, बैलेंस मटेरियल, बैलेंस मशीन वगैरह लिखते हैं। इसको ट्रांसफर कहाँ करते हैं फिर हम लोग? वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, बैलेंस और ये कहा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस भी दिया है घुमाने के लिए, कई लड़के इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसलिए क्वेश्चन के ऑप्शन प्रॉपर पढ़ो, सिमिलर होते हैं। द लॉस इंकर्ड ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉस होता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कॉस्टिंग P&L में नहीं होता है, क्योंकि वो तो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, जो एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं उनके लिए होता है। दी बेसिस, मैंने ये एबनॉर्मल आइटम की कंसेप्ट, एबनॉर्मल लॉस की कंसेप्ट लास्ट वीडियोस में क्लियर की थी प्रोसेस अकाउंट में वगैरह वगैरह, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखे होंगे कॉस्ट अकाउंट का। दी बेसिस ऑफ द रीपेमेंट ऑफ कैश बाय द कॉन्ट्रैक्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। रीपेमेंट यानी पेमेंट जो है किस तरीके से होता है? जितना काम सर्टिफाइड होगा उसके बेस पे पेमेंट होता है, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या है? नॉमिनल लगता है, रियल लगता है, पर्सनल लगता है, या फिर दोनों लगता है, नॉमिनल और रियल। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो ये नॉमिनल अकाउंट लगता है, क्योंकि उसमें डेबिट में एक्सपेंडिचर होते हैं, क्रेडिट में इनकम्स होती है, इसलिए ये 101% कहाँ बैठता है? नॉमिनल अकाउंट के रूल में। टर्मिनल कॉस्टिंग इज अनादर नेम ऑफ, टर्मिनल कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही है। अब जनरली हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही ऑप्शन रहेगा, बट आप पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ने जाओगे, उसके MCQs जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करना है कि यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। टर्मिनल कॉस्टिंग इज इंडिकेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉस्ट इज सुटेबल फॉर इंडस्ट्रीज लाइक बिल्डर्स, सिविल इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैकेनिकल इंजीनियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कहाँ यूज होता है? कौन सी कॉस्टिंग है ये? प्रोसेस अकाउंट में तो ऐसा होता नहीं है, बैच नहीं। इसका मेन आंसर क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन एट अ टाइम इज लिमिटेड, बराबर है, हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट समय के अंदर, समय के हिसाब से, लिमिटेड टाइम के हिसाब से ले सकते हैं। वर्क डन एट द साइट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के साइट पे ही काम कंप्लीट होता है।
रिक्वायर लॉन्ग पीरियड ऑफ कंप्लीशन, कभी कभी समय लगता है, 2 साल 3 साल भी लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को। ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब सिंपल सी बात है, लास्ट वाला रॉन्ग होना चाहिए। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर हायर दैन एज कम्पेयर टू जॉब कॉस्टिंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट ये हायर होता है, ये सही है जॉब कॉस्टिंग से। प्लीज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। डेप्रिसिएशन और प्लांट के बारे में आपको क्लियर होगा कि प्लांट एंड मशीन पहले जितनी दी हो आपने उतनी, जैसे 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है तो डेबिट में जैसे कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर 10% अगर ईयरली डेप्रिसिएशन है तो 10% उसका 10,000 होगा, माइनस करके 90,000 हम क्रेडिट में डालते थे प्रैक्टिकली अगर पता होगा तो उसके ऑप्शन हमें डायरेक्टली क्रेडिट विद द डेप्रिसिएशन नहीं होता, डेबिटेड विद द प्लांट परचेस नहीं होता। क्रेडिट विद द कॉस्ट ऑफ प्लांट परचेस, प्लांट की परचेस अमाउंट 1 लाख थी वो क्रेडिट में डालते हैं, उसमें से डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ अ प्लांट, यानी ये ऑप्शन एग्जैक्टली सही है। प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए तभी आप एमसीक्यू कवर अप कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स होती है एडवांस इन केस ऑफ, मैंने इसके पहले भी ये डिस्कस किया है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो फिक्स होती है वो किसके बेस पे, कि जब कॉस्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट सीमित तरीके से बनाया गया हो, कि भाई 1000 स्क्वायर फीट का काम है तो 1000 स्क्वायर फीट का जो काम होगा उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उतनी ही रहेंगी। 1200 स्क्वायर फीट का काम है तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसके सीमित ही रहेंगी। तो उस तरीके से चलते चलते जाता है। डन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या रहेंगे, फिक्स। नाउ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ वर्क डन प्लस कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ। अब इसमें क्या है, ऊपर के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ वर्क डन प्लस परसेंटेज इन केस। परसेंटेज मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, अगर जिसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है इन फ्यूचर। द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वेरीज। अब देखो इसमें क्या है, देखो ऊपर के 2 क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन सिमिलर है, कंसेप्चुअल है, कि इनमें जो है कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो वेरीज होती है विद दी कैसे, वेरिएशन इन अ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट ऑफ वेजेस यानी लेबर। ये फ्लक्चुएटिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये सही है एक तरीके से। बट प्राइस फिक्स कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज के हिसाब से ये सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि एस्केलेशन क्लॉज में यही लिखा गया है कि एक तरीके से जो कंसेप्ट है इसकी, कि मटेरियल का प्राइस बढ़ने से, लेबर का प्राइस बढ़ने से कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चेंज हो सकता है। जैसे लॉकडाउन में मटेरियल काफ़ी महंगे हो गए, रेती काफ़ी महंगी हो गई, तो ये जो है इसके वजह से कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं पुराएगा अगर वो विथ मटेरियल लेता है तो इसके लिए बी ऑप्शन इज बेस्ट रहेगा। रेफर द पार्ट पेमेंट मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी टू द कॉन्ट्रैक्टर, सर्टिफिकेट इशूड बाय द आर्किटेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टी। किसके बेस पे पैसा मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को, सिंपल सी बात है, जितना काम होगा उतना, वर्क डन जितना होगा, वर्क सर्टिफाइड जितना होगा। द अमाउंट एक्सपेंडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अगर वो कंप्लीट ही नहीं हुआ एंडिंग ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर या जो भी ईयर एंडिंग था दिसंबर, वो कंप्लीट ही नहीं हुआ तो वो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ईयर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क डन ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड अप्रूव्ड बाय आर्किटेक्ट और इंजीनियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड, वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, इसका आंसर वर्क सर्टिफाइड ये रहेगा, जो आर्किटेक्ट सर्टिफाइड करके देता है। द पोर्शन ऑफ द वर्क सर्टिफाइड रिटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टी टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, एक पोर्शन होता है जिसके बेस पे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी से पैसे मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, क्या बोल रहा है, द पोर्शन ऑफ वर्क सर्टिफाइड रिटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टी टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, यानी कि जैसे 100% काम कंप्लीट हो गया तो उसका 90%, 80%, 70% पैसा मिलता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं रिटेंशन मनी, क्योंकि जो बचा हुआ पैसा है 10%, 20%, 30%, ये कॉन्ट्रैक्टर रिटेन करके रखता है फ्यूचर के लिए, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब वो पैसा दिया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टी में पे ओनली 80 और 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड टू द कॉन्ट्रैक्टर। मैंने अभी बताया ऊपर जो आपको कंसेप्ट हुआ उसी से रिलेटेड है, बट ये क्वेश्चन अलग है। दिस इज रेफर टू एज, इसको क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर मान के चलो 100% हो चुका है तो उस सर्टिफाइड वर्क का 100% का 90%, 80% दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको कैश रिसीव्ड बोलते हैं। तो वो कैश रेशो होता है, ये जो कैश मिलने का रेशो है कि वर्क सर्टिफाइड 100% हुआ तो उसका कितना परसेंट कैश मिलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले डिसाइड होता है, ना उस टाइम पे एग्रीमेंट जब बनता है तब ये डिसाइड होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा पार्ट 1 जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके काम आएंगी और आपके हेल्पफुल होंगी।
और ये अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने में मददगार साबित हो सके और आगे मैं पार्ट 2 इसका बड़े जल्दी ही लॉन्च कर सकूँ। तो जो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम से, तब तक जय हिंद जय भारत।